के राय साहब, एक दो चीजें, एक छोटी टिप्पणी उमर खालिद का, वो ये खिसता ही जा रहा है, खिसता ही जा रहा है, खिसता ही जा रहा है। और जैसे होता है ना कि इसमें सफल हो रहा है सरकारी पक्ष कि उनको जमानत ना मिले। मैं एक तो इस पे, दूसरा एक चीज आपको क्या लग रहा है राय साहब कि ये जो अनंत कुमार सिंह वाला मामला है, यहां से चुनाव में बहुत पलटा है, क्योंकि अब जहां पे भी जाइए लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि जंगल राज तो नीतीश का, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। अमित शाह लाख कहते रहे कि इस तरह के छोटे मोटे तो इंसिडेंट होते ही रहते हैं। मतलब एक इस तरह की हत्या को अमित शाह छोटा मोटा कह के, और छुटपुट, छोटे मोटे नहीं बोले, वो बोले, शब्द बोले कि हाँ, कि छुटपुट इस तरह की घटनाएं होती रहती वो हैं, क्योंकि गुजरात उनके में लिए थोड़ा नहीं, जो गोधरा का नायक है उसके लिए छुटपुट घटना ही है। जो गोधरा जैसे उसका संचालक रहा हो, उसके लिए तो बहुत छुटपुट घटनाएं हैं। मैं इस नजर से जरा, अनंत सर कुमार सिंह ने बिहार के चुनाव में क्या महागठबंधन को एक डिसाइसिव एडवांटेज दी है राय साहब? और सर दूसरा उमर खालिद के ऊपर भी एक छोटी टिप्पणी। सर गुजरात में जिसने 72 घंटे में 1500 हत्याओं को नेतृत्व दिया है, उसके लिए अनंत सिंह के हाथों अगर दुलार चंद यादव की मौत हो गई तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कार के पहिए के नीचे कोई कुत्ता आ जाए। उनके लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। उमर खालिद के पहले मैं एक बार फिर अपनी तरफ से उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने विश्व कप को अपने हाथों से उठाया और पूरा देश झूम उठा। लेकिन मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहता हूं कि ये जहरीली हवा खेल के मैदानों तक न पहुंचे, इसके लिए हमारे आप लोगों की जिम्मेदारी है। सेमीफाइनल में जेमाइमा रोड्रिग्स ने जिस तरह से अकेले बहादुरी की तरह से सांस लेना उसके लिए दुर्बलता इतनी थकी हुई थी, भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद प्रेस के समक्ष जब उन्होंने थैंक्स दिया, पहले जीसस को दिया, फिर पेरेंट्स को दिया, फिर कोच को दिया, फिर अपने खिलाड़ी साथियों को दिया, तो सारे सांप्रदायिक तत्व तो अपने जहरीले फन लेकर सामने आ गए। ये कौन जीसस है? ये क्या धर्म का नाटक कर रही है? या ईसाई लोग हमारे देश के खेल के भावना में प्रवेश कर रहे हैं। आपको पता है कि जिमखाना क्लब से वही अपने धार्मिक पहचान के कारण निकाली गई थी। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दो लोग भाइयों की तरह खेल रहे थे, एक भारत का, एक पाकिस्तान का। एक का नाम था हमारे नीरज चोपड़ा और दूसरा का नाम था नदीम अशरफ। नदीम इन्हीं के पोल वॉल्ट से प्रैक्टिस कर रहा था। संघ के लोगों ने एक स्टोरी प्लान किया था कि नदीम ने इनका पोल वॉल्ट वो चुराया, जो भाला जवलिन चुरा लिया। और जब पूछा गया चोपड़ा की मां से कि नदीम अशरफ जीतेगा कि चोपड़ा तुम्हारा लड़का जीतेगा, नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा दोनों हमारे लड़के हैं। नदीम जीतेगा तो भी सही है और वो जीतेगा मेरा लड़का नीरज जीतेगा तो भी सही है। जहां एक माँ एक पाकिस्तान के बेटे को अपना बेटा बनाकर कह रही, वहां पूरे देश में अभी रोड्रिक्स को जिस तरह से उसके जीसस कहने पर इनके आत्मा भटक रही है, ये वही लोग हैं, ये वही राजनीति है, यही जहर भारत की न्यायपालिका में घुसी हुई है। नहीं, दुनिया का कोई ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जिसमें कि 6 साल करीब होने जा रहे हैं। उमर खालिद के 80-90 सुनवाइयां हुई हैं, चार्जशीट हो गया, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसे बेल तक नहीं हुआ। चंद्रचूड़ उसको रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक मंचों पर झूठ बोल रहे हैं कि वकीलों ने बहस नहीं किया। कोर्ट नाराज होकर दिल्ली के सरकार पर, दिल्ली के पुलिस पर नाराज होकर ये जस्टिफिकेशन कर रही है कि वो बहुत दुखी है। तुमको बेल देने के लिए कितना बड़ा जजमेंट, तुम्हें क्या राम मंदिर का जजमेंट देना है कि मंडल कमीशन का जजमेंट देना है कि किसी और फुल बेंच के में सारे लॉ डिस्कस करना है कि सारा दुनिया के जुरिस्प्रूडेंस इसमें साबित करना है कि बेल के को लेकर। सिंपल तुम बेल दो, सिंपल उनको जेल से मुक्त करो, उनको उन शर्तों के साथ मुक्त करो कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वाणी की स्वतंत्रता पर रोक न लगाओ, उनके लिखने की स्वतंत्रता पर, उनके भ्रमण करने की भारत में स्वतंत्रता पर रोक न लगाओ। तुम्हारा क्या जाता है, ट्रायल करो। 7,000 पन्ने का चार्जशीट है, एक पन्ना भी अभी तक मेहता साहब नहीं पढ़ पाए जिसमें लिखा हुआ है कि दंगे में इनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका थी।
इन्हीं की नहीं, इनके साथ जितने लोग हैं, किसी की भी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष भूमिका थी। पूरा का पूरा अदालत साबित कर रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में एक मुसलमान हो अगर, आदिवासी हो अगर, दलित हो अगर, गरीब हो अगर, तो उसे इंसाफ पाना मुश्किल है। हमारे उत्तर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद के रहने वाले ऑनरेबल BN खरे साहब का बयान है कि अगर आप के पास पैसा नहीं है तो आपको न्याय के चौखट की तरफ देखने का भी साहस नहीं करना चाहिए। तो पैसा होने वाली की तो देख रहे हैं, अर्नब के लिए आधी रात कोर्ट खुल गई, जमानत भी हो गई, और ये 6 साल इनका बीत गया। इनके माँ बाप पे क्या गुजर रहा है, इनके दोस्तों पे क्या गुजर रहा है, एक विद्वत समाज पे क्या गुजर रहा है। और यही यही सांप्रदायिकता को लेकर, यही सांप्रदायिक नंगा नाच करना चाहते। बिहार धन्य है, ये जयप्रकाश की जयंती, ये कुछ कर नहीं सकते। राय साहब मैं बीच सर में यहाँ एक चीज दिखा दूं, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है इस समय। ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं, कल जब भारत जीता है उसके बाद मतलब ये इनको क्या बोले, इंसान बोलना भी ठीक नहीं, जमीमा को किस तरह से ये ट्रोल कर रहे थे, वो मैं इसलिए दिखाना जरूरी है कि वो रहे यार। ये जमीमा जो 24 रन बनाई थी, उसको आज जीसस खाका के साथ है। खाका वो है जो साउथ अफ्रीका की बॉलर थी जिसने इनको आउट किया था। अब ये इनका इस तरह का चेहरा बना के ये हिंदुत्व नाइट कोई है, और ये सारे लोग वेरीफाइड उससे कर रहे हैं। मतलब ये देश भी धन्य है, क्या बोलेंगे इस देश को। मैंने कहा कि दर्ज हो जाए, दस्तावेज के रूप में रहेगा कि कभी ना कभी तो इतिहास लिखा जाएगा। तो ये कितने गंदे लोग एक तरफ थे और किसके नेतृत्व में ये सब काम कर रहे थे। ऐसा मैं बस इतना कहना चाह रहा था, आप कंटिन्यू करिएगा, माफ कीजिएगा। ये बहुत दुखद है सर, और एक जनतांत्रिक देश में इस तरह के लोगों को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर जन भावनाओं का इतना बड़ा क्षति पहुंचा रहे हैं, संविधान के मूल सिद्धांतों की तिलांजलि दे रहे हैं, और इनके लिए कोई अदालत नहीं। खालिद के बगल वाली बैरक इनके लिए कभी नहीं खाली कराया जाएगा। तो ये सारी गंदी जहरीली और सांप्रदायिक राजनीति को लेकर ये पटना में उतरे थे, बिहार में यही जहर फैलाना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने एक एजेंट भी नियुक्त कर दिया जिसका नाम है ज्ञानेश गुप्ता, जिसने इस पद पर आते हुए अपनी दोनों बेटियों और दोनों दामादों को, जो IAS है, हिंदुस्तान की सबसे क्रीम पोस्ट पे बैठा दिया। कोई नोएडा का DM है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर होगा कश्मीर का, इस तरह से। और उसी ने साल भर पहले कहा था कि 1.25 करोड़ घुसपैठिए हमारे बिहार में है, इसलिए एक्सटेंसिव रिवीजन बहुत जरूरी है, इमरजेंसी स्तर पे इसे समय देने की जरूरत नहीं। बाढ़ में डूबा हुआ बिहार को उन्होंने एक सांस लेने की मौका नहीं दिया, 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया, और अभी तक नहीं बता पाए, कोई सूची नहीं दी घुसपैठियों की। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर इस आखिरी, अभी कल परसों जो गए हैं, तो उन्होंने कहा ये राजद के लोग घुसपैठियों को समर्थन करते हैं। हमें तुम एक झूठे मक्कार प्रधानमंत्री, तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा बिचौलिया आज तक कोई सूची नहीं दे पाया कि यहाँ तक कि सीमांचल, जहां पर 70% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहां भी कोई एक ऐसी सूची 10 से ज्यादा लोगों की नहीं जिनको घुसपैठिए कह रहे हैं। म्यांमार का कौन है, रोहिंग्या का कौन है, बांग्लादेश का कौन है? बांग्लादेश के सामने हम बहुत गरीब हैं। बांग्लादेश का जो GDP है उसके सामने हमको शर्मसार होना पड़ता है। और आप बांग्लादेश को उम्मीद करो कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आकर वो करेंगे, सामान बेचेंगे, सड़क पर झाड़ू लगाएंगे। इनका देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो 31 तारीख को 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक पे आपने उल्लेख कर दिया कि ये 28 सेकंड का इन्होंने जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो दिवस मनाया, जिसमें कि 26 सेकंड में चले गए हमारे नीतीश बाबू बिना कुछ कहे। नड्डा साहब को क्यों बुलाया गया था वो भी चले गए। और ये जो सात हत्याओं का हत्यारा जो है,
ये मुरेठा वाला मंत्री ये बैठ के पढ़ रहा था, इसको बोलने की भी तमीज नहीं, जैसा मीनू जी ने कहा, ये केवल पढ़ के चला गया। और इस दिन ये क्लियर हो गया कि जो एनडीए है उसमें सिर्फ एक दो पार्टी हैं। अब इसमें से राजद को, जेडीयू को निकाल दीजिए, एनडीए में बचा भाजपा और चिराग पासवान वाली पार्टी। उसी दिन से रास्ता अलग हो गया, उसी दिन से साझा कार्यक्रम खत्म हो गए, उसी दिन से रोड शो में भागीदारी खत्म हो गई, और उसी दिन से एक दूसरे को हराने के लिए, अभी अरवल में मेरी बात हुई, नीतीश बाबू जिस ईबीसी के सहारे हैं उसमें ये मैसेज जा रहा है कि किसी भी हालत में पासवान जी के कैंडिडेटों को और भाजपा जी के कैंडिडेटों को हम वोट नहीं करने जा रहे हैं। तो बिहार का जो आज का मूल्यांकन है वो स्थितियों में बिहार में 2015 की उस घटना को आज रख दीजिए बिहार में, जब मोहन भागवत जी ने आरक्षण के समीक्षा की बात की और लालू और नीतीश मिलकर उन्होंने उखाड़ फेंका, बिल्कुल तूफान में पत्ते की तरह उड़ गए, 53 सीट पे आ गए। और अभी इन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स लिया है उसमें 53 से 55 से ज्यादा ये नहीं आएंगे, चाहे सी वोटर और डी वोटर और एल वोटर और एम वोटर कुछ भी कहते रहे, क्योंकि अथाह पैसा, नोटबंदी में जितना पैसा कमाया भाजपा ने, जो रिटायर्ड अफसर इनकम टैक्स के वो बताते हैं कि अगला 10 चुनाव बिना किसी जनता से एक पैसा लिए भाजपा लड़ सकती है, इतना काला धन इनके पास है। तो सी वोटर्स टाइप के तो 10 दुकानें ये खुलवा सकते हैं और उनको करा सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने जिस धैर्य का परिचय दिया कि इस महाजंगल राज में, जहां पर इनका खास चीफ मिनिस्टर साहब का खास आदमी खेमका, जो जेडीयू का फाइनेंसर था, फ्रेजर रोड पर, आप जानते हैं फ्रेजर रोड कितना वीआईपी रोड है, अपने घर के सामने उसको गोली मारी गई। उसके परिवार में उसके पिता या पुत्र को कुछ दिन पहले आरा या भोजपुर में कहीं गोली मारी गई। एक नर्सिंग होम में इतने बेखौफ बदमाश हैं कि उन्होंने मेरे चेहरे पर पट्टी भी नहीं बांधी और सीसी कैमरे में वो मस्त चाल से चलते आए और हत्या करके चले गए। इस बिहार को आप लालू यादव को याद कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी पर आप बदनामी का एक छींटा नहीं दिख रहा है तो लालू यादव को जंगल राज से जोड़ रहे हो। आप ओसामा को आप जो है शहाबुद्दीन से जोड़ रहे हो। आप माले को जो है के लोगों पर गोली चलाए, अभी इन्होंने तरारी में माले के कैंडिडेट मदन सिंह चंद्रवंशी के ऊपर गोली चलाई और साफ कहा उच्च जाति के लोगों ने कि हम कहार और कोयली को बिहार की राजनीति नहीं करने देंगे। तो इस तरह के जहरीले माहौल में ये जो राहुल गांधी और प्रियंका का जो प्रवेश हुआ है, राहुल गांधी और प्रियंका ने पूरा फिजा बदल दिया है। और जो राह साह कसर थी वो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की तरफ से आए, जो सिवान, छपरा और आरा और की तरफ से जो अखिलेश का कारवां घुसा है, एक उसने जो किनारे के जितने भी जिले थे उसमें एक लहर पैदा कर दिया है। शाहाबाद से लेकर तिरहुत तक बड़े बड़े जो डिवीजन थे, जहां पर 28 विधायकों का जो क्षेत्र है, उसमें राजद और महागठबंधन की लहर चल रही है। पूरा सीमांचल के बारे में तो कहना ही नहीं, सीमांचल में तो ओवैसी साहब नहीं पैर रख सकते। ओवैसी साहब के पैर रखने की चंद्रशेखर और मायावती को वहां पूछने वाला कोई नहीं है। दलित वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बार इस तरह के दुरंगी नीतियों के चलते, क्योंकि इसका इस तरफ से पासवान जी की तरफ से भी इशारा था। ये जो चिराग पासवान, इसने भी कहीं बयान दिया कि हमको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन सारी स्थितियों में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जो दीपांकर जी ने कहा, मुद्दा कि उनका नारा घर घर मोदी और हमारा नारा है घर घर नौकरी। तो घर घर मोदी को तो देख लिया लोगों ने, और घर घर नौकरी का सपना बिहार के नौजवानों के आंखों का सपना, उन लाखों माताओं को के आंखों का सपना जिनके लड़के पढ़ लिखने के बावजूद घर पे उदास बैठे रहते हैं। ये नौकरी का सपना सिर्फ नौजवान को नहीं, उनके माता उन बहनों का सपना है जो उस नौकरी के सहारे जो बिन ब्याही बैठी हैं, कि अगर वो नौजवान घर का भाई नौकरी करेगा तो बहन के हाथ पीले करने के लिए वो आर्थिक स्थिति जुटाएगा।
माँ सोचेगी कि हमारे लड़का हमारे घर के लिए कुछ खुशहाली लाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि इतने प्रतिशत नौजवान है वो उससे प्रभावित है, उतने प्रतिशत नौजवान नहीं, वो सारे परिवार प्रभावित है, जहाँ की लड़कियां बैठी हुई घर पे, जहाँ की माताएं अपने बेरोजगार लड़कों के उदास आंखों को, उदास चेहरे को देखकर चिंतित है। और इसी में जो रोजगार का ये जो कूद रहे हैं राहुल गांधी, ये वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी एक संदेश दे रहे हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो ताल तलैया है, ये जो पोखर आहर है, इसको हम रोजगार के औजार में बदल देंगे। मछली पालन से लेकर सारी चीजें जो है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी जो जो आप आंध्रा में देख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ से मछली आती साहब? आंध्रा से। कहाँ से अंडा आता है? पंजाब से। तो आंध्रा और पंजाब की तरह से बिहार को मछली पालन का, लीची उत्पादन का, आम उत्पादन का, ये राहुल गांधी पानी में कोई क्रीड़ा करने के लिए नहीं गए थे, जो ये बिस्लेरी वाले पानी में वाटर प्रूफ पहन के नहाते हैं योगी जी, मोदी जी, और कुंभ में पूरा का पूरा शरीर को सील करके आए थे नहाने के लिए, एक बूंद पानी उनके शरीर को टच नहीं हुआ था। ये एक तरह जी के रोजगार की तरफ एक देशज तरीका है, एक लोक भाषा, लोक वृत्ति में वो ये बताना चाहते कि इन पानियों से हमारा जनजीवन सुधरेगा। और राहुल गांधी आम आदमी के साथ एकाकार करने की, यहाँ तक कि जो सन ऑफ मल्लाह हैं, उनको भी पानी में उतरने में बहुत हिचकिचाहट हुई, कुर्ता उतार रहे हैं, बनियान सीधी कर रहे हैं। तो ये इन सारी स्थितियों में हम बहुत उम्मीद है। और एक चीज और सर, 31 अक्टूबर पे सब बहस कर रहा है मैनिफेस्टो दिवस पर। 31 अक्टूबर को बिहार में जो बारिश हुई, उसने बहुत सारे पोल खोल दिए। एक तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा किसी का, एक हेलीकॉप्टर तो खेते में उतर गया। दूसरे लोगों को यात्राएं, अपनी सभाएं और रैलियां कैंसिल करनी पड़ी, इसलिए कि बिहार में एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि आप पटना से सहरसा चले जाएं, पटना से पूर्णिया चले जाएं, पटना से सासाराम चले जाएं, पटना से आरा चले जाएं। एक भी सड़क इस लायक नहीं है कि आप कि नेताओं के कारों का काफिला बेरोक टोक हेलीकॉप्टर के सहारे इन्होंने पूरे प्रोग्राम बनाए थे। वो बताया, जी विकास का सारा ढोंग सामने रख दिया, विकास का ठीक कच्चा चिट्ठा उन्होंने जो खोल के रख दिया। ठीक ठीक है ठीक है।